कॉज ऑफ बोथ द वॉर्स वॉज फैमिली। कजिन ही तो थे ना, थी तो ज़मीन की लड़ाई। आयरन ओर मिलता है, उन्हें आयरन मिल रहा था, लकड़ी मिल रही थी, सेना उनके पास भरपूर थी, ज़मीन उनकी फर्टाइल थी। सो इन दिस यू कैन से दैट मगध, अपार्ट फ्रॉम फर्टाइल लैंड, दे हैड ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर एंड आयरन. Fine. And because of its position, it not only controlled trade but also movement of trade. तो वो तो उठेगा ना यार, उनकी इंडस्ट्री का मेजर. आपको क्या लग रहा है पिछले एक साल में व्हाट हैज़ बीन द प्रॉफिट ऑफ अमेरिकन दिस वेपन एंड आर्मर इंडस्ट्री? वो तो उठेगा ना. अमेरिका अगर हाँ वेपन सप्लाई कर रहा होगा तो नैस्डैक उठ जाएगा. But yeah, what Iran did, let's not fall into that whether it was right or wrong. But that exposed the hypocrisy of the world. The world which was silent, G7 was silent from past 1 year. Now they started speaking just after one attack. And I don't think कि ईरान इतना आसान है ब्रेक करने के लिए. Why? It's not about oil. First of all, ईरान की जो जियोग्राफी है, that makes it, natural defense उसको 3 तरफ से. और because Lebanon is on the side of Iran, so Gulf of Hormuz और Gulf of Aden, दोनों को वो ब्लॉक मार सकता है. अगर उसको ब्लॉक करता है, मतलब कितनी कंट्रीज़ की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी विद इन सेकेंड्स. सिर्फ गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ हॉर्मूज पे उसका कंट्रोल है. कंट्रोल क्या है? उनका जो लार्जेस्ट पोर्ट है, क्या नाम है उसका, बिल्कुल गल्फ ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल. एंड दैट होल रेंज इज़ लाइक इन देयर 70 किलोमीटर रेंज. वह ना किसी को इतना भी मत डराओ कि डर का डर ख़त्म हो जाए. और ये तो होगा ना, ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं. ऑयल प्राइसेस आर ऑन अ राइज. इन्फ्लेशन ट्रिगर होगा, बिल्कुल होगा. हाँ तो आज की आज में, कल से लेके आज तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कुछ 1.5 से 2% का इंक्रीज़ है. इंडिया के लिए थोड़ा सा टेंशन है. क्यों टेंशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक साइड्स. The whole world is on this verge कि everyone has to take sides. और दूसरी चीज़, हमारी ऑयल डिपेंडेंसी ऑन ईरान एंड रशिया बहुत ज़्यादा है. ओके, क्या पढ़ा था लास्ट? भूल गया. महाजनपद. ओके. ओके ओके ओके. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था. अच्छा, हमने देखा देवर 16 महाजनपदास. हमने 16 की बात करी थी उस दिन. हमने देखा दैट देवर 16 महाजनपदास. बट अगर आप मिड ऑफ 6th सेंचुरी तक आते हैं, वी कम बाय मिड ऑफ 6th सेंचुरी, यू विल रियलाइज दैट सिर्फ 4 मेजर महाजनपद या 4 ही महाजनपद सर्वाइव करती हैं. बाकी या तो कोलैप्स कर गई होती हैं मेन लैंड में,
या उनमें वो फर्दर फ्रैगमेंटेशन हो गया, या उनको किसी लार्जर महाजनपद ने क्या किया, एक्वायर कर लिया। तो 4 कौन कौन सी बची? ऑफ कोर्स अवंती, कोशाला, वत्सा, मगध। अवंती, कौशाला, वत्सा और मगध। फाइन। सो यहाँ पर तो दिस वाज, ये कब की पोजीशन है? ये आती है कंडीशन मिड 6th सेंचुरी BC में, ये वाली कंडीशन आती है कि 4। अच्छा, वत्सा की हमने बात की। वत्सा की लोकेशन वाज दैट इट वाज located on the banks of river कौन सी रिवर थी? रिवर के बारे में बात नहीं करी? हाँ बेटा, ठीक है। सो दिस was located on the banks of river यमुना, वत्सा। और इसका सबसे पावरफुल रूलर जो था वत्सा का, his name was उदयन। क्योंकि अब किंगशिप शुरू हो चुकी है, मोनार्किज्म जो है वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सो यहाँ से लेके जब से हम अब इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को देखेंगे और अब ये राजाओं के और इनके रूल्स देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंशन करने के 2 ही तरीके हैं। एक्सपेंशन करने के 2 ही तरीके हैं, या तो मैट्रिमोनियल अलायंस होगा या लड़ाई होगी। तो या तो शादी होगी या जंग होगी, इसीलिए शादी को जंग से कंपेयर कर देते हैं। फाइन। वोटिंग की एज 18 है बॉयज़ में और मैरिज की एज 21 है, तो देश को संभालना आसान है, मैरिज संभालना। बिल्कुल सही बात है और सच बात है। इसीलिए पीपल मतलब फैमिली बैकग्राउंड एंड दोज हु हैव अ फैमिली आर मोर प्रेफर टू हैंडल द कंट्री, नॉट दोज हु डिजर्टेड देयर वाइफ्स, आई मीन वाइफ। Okay, that is important to understand. And what do you feel that where we are heading? If everything doesn't go well, we are heading towards an economic collapse. दिखेगा नहीं, बताया नहीं जाएगा. What is the current value of debt on our country? Any idea? परसेंटेज में पता है। हाँ. 64% of GDP. 64 to 84%. 84%. Real, it's more than 80% is the size of. That amounts to how much? 3.46 trillion में 3.4. एक्चुअल अगर वैल्यू, वो तो वैल्यूएशन की बात है. 2.6 ट्रिलियन पे भी अगर आप देखोगे तो हमारा लगभग जो रुपीज़ में अगर बात करें तो 113 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है. उसमें ज़्यादातर डोमेस्टिक कर्जा देना तो पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पे आउट तो करना पड़ेगा सर. कर्जा किसी से लिया हो, भाई से लिया हो कि बाहर वाले से लिया हो, कर्जा तो कर्जा है. इट इज़ नॉट एक्सटर्नल, इट नॉट टॉक अबाउट एक्सटर्नल इंटरनल डेट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेट. आप सीधी बात है, आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो आप दिखाओगे कि यार मैंने अब कर्जा ले रखा है, वो थोड़ी पूछेगा कि आपने किससे ले रखा है, कर्जा लिया नहीं लिया. सीधी बात, जब हमारा वैल्यूएशन उसी चीज़ पे हो रहा है. फाइन. सो उदयन, और यहाँ पर इसलिए देखो फैमिली और व्हाट यू लर्न, लाइक हम एंशिएंट टेक्स्ट की अगर बात करें तो रामायण और महाभारत आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहाँ से हमें मल्टीपल चीज़ें पता चलती हैं. व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन रामायण एंड महाभारत? कॉमन Not exactly. Not exactly. No. हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था.
किसका? भाई जो जंग हुई थी वो मतलब वो जनरल नोट नहीं है ना, बस वो एक डिसरिस्पेक्ट सीता का कभी नहीं किया रावण ने, नहीं सर, सीता माता ने तो नहीं किया। बस सर वो रावण की बहन की नाक नहीं काटी थी। कपड़े तो नहीं उतारे थे। सर बट फिर भी फिजिकल डिसरिस्पेक्ट की, मेरा सवाल कहीं और घूम जाएगा। देखो, दिस इज द प्रॉब्लम विथ रिलीजन। This is the problem with religion. Any religion. It's not about just one. The common thing that you learn between in Ramayana and Mahabharata both is the importance of family. The cause of both the wars was family. Cousin ही तो थे ना, थी तो जमीन की लड़ाई, और वहां भी भाइयों के बीच अब वो क्रिएट करा गया या जो भी मांगा गया, वो था तो राजपाट ही, लेकिन किसने मांगा? भाइयों ने तो मांगा। दिस बोथ एपिक्स दे टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली. सो फैमिली इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. Why you are here? Because of your family. So that you can make your existing family proud and give comfort to your future family. That's it. That is why you are here. और कोई रीज़न नहीं. अपनी आज जो आपकी फैमिली है उसको आपको प्राउड फील कराना है, और जो आपकी आने वाली फैमिली है उसको आपको एक कंफर्ट, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ देनी है. दैट्स इट. आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते. मैं जब तक घर पे था तो मुझे टीवी देखने को नहीं मिला. पढ़ लो. और हमारे टाइम पे television, if television was not a luxury, then cable connection, I don't know what your DTH generation will know about that, but हमारे यहाँ दूरदर्शन वाला दौर भी देखा है हमने. तो having television was a luxury, and even after that, if you have a television, तो आपके घर में केबल कनेक्शन है कि नहीं, तो वो तब नहीं मिला. अब देख इसलिए नहीं सकते. छोटा बालक तैयार है कि मुझे टीवी देखना है. माना सही है, पहले मैं अपने अब्बा से लड़ता रहा, अब तुमसे लड़ता रहा हूँ टीवी देखने के लिए. So it is always the family which is at the core. Everything will come next. So here, that is why you will see that why these matrimonial alliances, these things will play a very important role. So the most powerful ruler of Vatsa was Udayana, and he had matrimonial alliance with Avanti, Anga and Magad. किसके किसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस थे इसके? फाइन. देन नेक्स्ट अवंती. अवंती की कैपिटल? हाँ बेटा, माहिष्मती एंड उज्जैन. मेन वॉज उज्जैन, अवंती उस रीजन को. इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अवंती का वॉज प्रद्योत. The most important ruler of Avanti was Pradyot, and Pradyot was married to daughter of Udayana. Pradyot was married to daughter of Udayana. अच्छा, तो जैसे ही उदयन की डेथ हुई, उदयन कहाँ का रूलर था? वत्सा का. जैसे ही उदयन की डेथ हुई, वत्सा बिकेम पार्ट ऑफ अवंती. तो अब 3 बचे. अब वत्सा का नामो निशान चला गया उदयन की डेथ के बाद. तो वत्सा किसका पार्ट बन गया? अवंती का. फाइन. अच्छा, लेटर ऑन अवंती वॉज टेकन ओवर बाय मगध. Then the next important Kausala, capital Ayodhya. The most important ruler of this Mahajanpad was Prasenajit. The most important ruler of Kausala was Prasenajit. क्या रखा है इन नामों में सर? हाँ,
अब ये मत पूछ लेना सर किसी औरत को राजा क्यों नहीं बनाया, सर पता है क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया बताओ। पेट्रियार्कल सिस्टम। प्रसन्नजीत, अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियार्कल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हम वहाँ देखते हैं कि राजा का नाम मम्मी के नाम का। हाँ बिल्कुल हुआ। गौतमी पुत्र सतकर्णी और ऐसे रूलर्स हुए, तो वहाँ मदर वॉज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। साउथ में उतना ज़्यादा पैट्रियार्की नहीं था, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि एब्सोल्युटली गायब था। बट हाँ, इन साउथ क्वींस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो प्रसन्नजीत की बहन की शादी हुई थी बिंबिसारा से। अभी हम बिंबिसारा को अलग से पढ़ेंगे। हाँ, प्रसन्नजीत की बहन की शादी हुई थी किससे? बिंबिसारा से। और इस शादी में काशी वॉज गिवन एज अ डाउरी। तो हमने एक बॉम्बे को पढ़ा था, बॉम्बे वॉज गिवन एज अ डाउरी। और इस शादी में वेयर बिंबिसारा की बहन की शादी होती है, वहाँ पर बिंबिसारा से प्रसन्नजीत की बहन की शादी होती है। एंड इन दैट बिंबिसारा गेव काशी एज अ डाउरी। अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रसन्नजीत की डेथ के बाद कौशाला ऑल्सो बिकेम व्हाट? पार्ट ऑफ मगध। अब सवाल है मगध ही क्यों? एक सवाल तो ये भी आता है ना, वाई मगध ओनली? कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मगध। अच्छा, this Saturday, Sunday we are going to have class. Okay? Yeah. On Saturday I'll take 5 hours of history, and on Sunday I'll take 5 hours of economy. ठीक है? क्या? नहीं। एक दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक दिन इकोनॉमी पढ़ेंगे। सेम दो से सेम टाइम, सेम, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है। ऑन वन डे विल गो कम्प्लीटली विद हिस्ट्री, ऑन वन डे विल गो कम्प्लीटली विद इकोनॉमी। सिलेबस ज़्यादा कवर होता है। क्योंकि उस वीक में आपकी 3 दिन छुट्टियां हैं। फिर कमिंग वीक में, नॉट दिस वीकेंड, कमिंग वीकेंड। 11th इज़ रामनवमी, 12th इज़ दशहरा, 13th इज़ संडे। तो यू कैन प्लान कि रामनवमी और दशहरे की तो छुट्टी रहेगी, नेशनल हॉलीडे है। मैं नेशनल हॉलीडेज़ के दिन कुछ हो जाए नहीं पढ़ाता। क्यों पढ़ाऊँ? होना भी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर चीज़ की। और मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ा सकता, कोई और पढ़ा ले तो चल जाएगा, मैं वैसे भी नहीं पढ़ा सकता। हाँ, enjoy. You can have plan. So first of all, if we talk about this, so यहाँ 2 चीज़ों के लिए ready. This means from today till 10th of October we'll have continuous class. Fine. So be ready for that. So then you'll get a 3 days gap. Then we'll have 2 days class, and then my part will be over. Because from 16th I'm leaving for 15 days, and I'll come back after Diwali. सो इकोनॉमी का एक सेक्शन रह जाएगा, दैट विल डू आफ्टर दिवाली। ठीक है, तो अभी हम बेसिक और जितना फंडामेंटल पार्ट है वो कवर करेंगे 15 तक। फिर आपका जैसे जो माइनर टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स विच आर वेरी मोर ओवर, दे आर करंट ओरिएंटेड। सो विल डू दैट इन दैट पार्ट। हिस्ट्री आपका 15 तक हो जाएगा होपफुली। फाइन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ वाई मगध, सवाल आता है ना कि इतनी सारी महाजनपद में वाई इट वॉज ओनली मगध। दिस अ वैलिड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, बिकॉज द मगध जो है, मगध की पोजीशन की अगर हम बात करें तो मगध वॉज
located in the upper and the lower parts of the Ganga Valley. Fine. ईस्ट और वेस्ट इंडिया का सारा ट्रेड के बीच में मगध था. Fine. Let's say this is Magध to its maximum stretch. आप बहुत सारे मैप्स देखोगे, वो जो भी मैप दिखाए जाते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर किंगडम के मैक्सिमम स्ट्रेच को बताते हैं. वो हर साल 2 साल में उनकी बाउंड्रीज, आज जैसा नहीं है कि एक बार बाउंड्री फिक्स हो गई तो बाउंड्री फिक्स है. तब हर 3 महीने 4 महीने में बाउंड्री चेंज हो जाती थी. अमूमन जो हमें मैप्स दिखते हैं बुक्स में और बाकी जगहों पे, वो उसके मैक्सिमम यानी कि जब वो अपने पीक पे था उसके उस पोजीशनिंग को बताते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो दिस वाज इन द अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द गंगा वैली. सेकेंड थिंग that we see here is that it's both capital. Initially its capital was Rajgir, later or it was shifted to पाटलिपुत्र. ये दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक रही. ऐसे स्ट्रैटेजिक रही कि जब आप राजगृह की बात करते हैं तो वो 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था. 3 तरफ से वो हिली ट्रैक से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसको नेचुरल डिफेंस मिलता है. तो इधर से तो कोई एक, मतलब उस कैपिटल में आने का एक ही एंट्रेंस था विच वॉज वेल डिफेंडेड, तो कभी उस पर नहीं हुआ. जब हम बात करते हैं पाटलिपुत्र यानी पटना की, तो पाटलिपुत्र इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर. तो 2 तरफ से उसे भी नेचुरल डिफेंस मिल गया. 2 तरफ से उसे भी नेचुरल डिफेंस मिल गया. सो इनकी दोनों कैपिटल्स जो रहीं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रैटेजिक उसमें रहीं. Then this whole region was having fertile land. गंगा का मैदानी इलाका. अच्छा, अगर फर्टाइल लैंड है तो क्या होगा? एग्रीकल्चर सरप्लस होगा. प्रोडक्शन कैसा होगा? सरप्लस होगा. फाइन. और सरप्लस होने के वजह से they will be able to manage a larger army as compared to others. जिसके पास सरप्लस होगा, दे विल बी एबल टू मैनेज अ लार्जर आर्मी एज कंपेयर टू अदर्स. दैट इज व्हाई मगध हैज मल्टीपल, ना वो था कि दिस वर ऑल मल्टीपल रीजंस. उसके अलावा अगर आप देखोगे जो सदर्न साइड, झारखंड वाला और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो रीजन है, मतलब उनको क्या मिल रहा था? टिम्बर, लकड़ी मिल रही थी. वहीं पे आपको सारा आयरन ओर मिलता है. उन्हें आयरन मिल रहा था, लकड़ी मिल रही थी, सेना उनके पास भरपूर थी, ज़मीन उनकी फर्टाइल थी. सो इन दिस यू कैन से दैट मगध, अपार्ट फ्रॉम फर्टाइल लैंड, दे हैड ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर एंड आयरन. फाइन. एंड बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, इट नॉट ओनली कंट्रोल ट्रेड बट ऑल्सो मूवमेंट ऑफ ट्रेड. रिसोर्सेज होने की वजह से क्या कंट्रोल हो रहा था? ट्रेड. और लोकेशन ऐसी थी कि उसकी वजह से क्या कंट्रोल हो रहा था? मूवमेंट ऑफ ट्रेड. Fine. So this was one thing. Then इसी रीजन से इन्हें क्या मिल रहा था? Anyone from that side? झारखंड, छत्तीसगढ़. You're from? तुम छत्तीसगढ़ में कहाँ से हो? तुम तो बस्तर से हो. सुकमा से यहाँ आए हो? अभी सुकमा शिफ्ट हो गए. फादर कोंडागांव में थे. हाँ यार, तो तुम वहाँ से आए हो. गुड. बताओ. हाथियों का प्रकोप कैसा है उस रीजन में? तुम्हारी तरफ? जिस साइड मेरा तो उस साइड जिधर वो ट्राइबल्स लोग का इलाका है जो, तो उसी रीजन की बात, तुम शहर में थोड़ी वो रहेगा. वहाँ तो नॉर्मल है, कुछ साल पहले वहाँ Elephants. The most important thing that Magad had was access to elephants. That whole Jharkhand, Chhattisgarh, यहाँ पे अभी का मैं आप, we are talking about 600 or 550 BC. तब सोचो
तब तो वो जंगल का इलाका था और यहाँ पे इनको मिल रहे थे एलिफेंट्स। तब आर्मी का साइज़ बड़ा है, आयरन का एक्सेस होने की वजह से टूल्स अच्छे हैं, जैसे एग्रीकल्चर अच्छा है, सरप्लस अच्छा मिल रहा है, ज़मीन अच्छी है, लार्जर आर्मी हो सकती है। आर्मी का डिफेंस अच्छा है, क्यों? क्योंकि टिम्बर का एक्सेस बहुत अच्छा है। तो चैरियट्स एंड दीज थिंग्स वर देयर, और उनके साथ थे एलिफेंट्स, और जिसके पास एलिफेंट्स थे बस सारा रोल उसी का था। फाइन। इनिशियल पीरियड में देयर वर 4 मेन डायनेस्टीज विच रूल्ड मगध। हर्यंका, देन शिशुनाग, नंदा एंड मौर्य। फोर मेजर डायनेस्टीज जिन्होंने मौर्यास तक रूल किया। मौर्यास के बाद भी डायनेस्टीज आएंगी, लेकिन अभी हम जिस स्टेज की बात करें वहाँ पे 4 मेजर डायनेस्टीज रहीं। द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध was हर्यंका डायनेस्टी एंड बिम्बिसारा became the ruler in 544 BC, and you can say that he is the one who is responsible for establishing the हर्यंका dynasty। ठीक है, तो हर्यंका डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से होती है? हर्यंका डायनेस्टी की शुरुआत होती है बिम्बिसारा से, एंड ही वॉज अ बुद्धिस्ट, ही वॉज अ बुद्धिस्ट। और बुद्धिज़्म, इन्होंने बुद्धा के ये कंटेम्प्रेरी भी थे, महावीर जैन के भी कंटेम्प्रेरी थे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से बिम्बिसारा मेट गौतम बुद्ध बिफोर एनलाइटमेंट। मतलब हो सकता है वो जब वो क्लैन व्लैन वाली कोई मीटिंग हुई होगी तो उसमें मिले होंगे, पॉसिबल है। फाइन। सो अच्छा, एक और चीज़ है, जैन लिटरेचर में ही इज़ रेफर्ड एज सेम बिम्बिसारा राजगिरी। अब मुझे जो लग रहा है यूपीएससी में कैसे सवाल आएंगे, अब यूपीएससी क्या एक नेक्स्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई करने को कहेगा कि हम किस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। 3-4 स्टेटमेंट में उसके कैरेक्टर लिखे होंगे और वो कैरेक्टर किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को डिफाइन या डिपेक्ट कर रहे हैं ये बताना होगा। एक पॉसिबल नेचर ऑफ क्वेश्चन ये, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नए जनरेट होंगे ना, हर बार थोड़ी मैच ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पे कहानी आएगी। इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ 3-4 उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, you'll get some information regarding some person and they will ask you to identify that okay, who is this person who is referred to. Fine. So again he was someone जिसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस को भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ज़रिए भी और एक्सपेंशन के यानी कि कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए भी अपने किंगडम का एक्सपेंशन किया। फाइन। नाउ बिम्बिसारा हैड 3 वाइफ्स। कौसाला देवी, सुन लो, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौसाला देवी, चलन्ना एंड खेमा, 3 पत्नी थी। और उनका एक बेटा था, उसका नाम था अजातशत्रु। एक बेटा था, उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने पिता को पहले कैद करवाया और फिर मार डाला। एंड इन द ईयर 563 492 इधर आ गया। इन द ईयर 492 BC Ajatashatru became the king. In 492 Ajatashatru became the king. ठीक है।
So he was son of Bimbisara and Chalarna. In 492 BC he became the king, and he remained king till 461 BC. He remained king till 461 BC. अच्छा, also known as Kunika. इसका एक नाम और क्या आता है? Also known as Kunika. ठीक है. Now आप ये कह सकते हैं that he also followed the policy of conquest and expansion. और जो छोटे छोटे clans थे, वजीज, लिचवीज, उनकी तरफ से resistance भी मिला, लेकिन he somehow managed. And in this period, Magad was the most powerful kingdom in northern India. नॉर्थ इंडियन का सबसे बड़ा किंगडम या सबसे बड़ा जो वो था, वो कौन था? वो यही था, मगध। और कहाँ पड़ा था अजात शत्रु का नाम? सर बुद्धिज्म उसको का एक पैटर्न था अजात जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कौन सी वाली? पहली वाली, सेकंड, थर्ड, पहली वाली, सेकंड, पहली, फर्स्ट, सेकंड काला अशोक, थर्ड अशोक, लास्ट बेंच। फर्स्ट काउंसिल। कभी तो सेकंड क्या नहीं थी आप? सर आप कंफ्यूज। So the first Buddhist council was convened under his patronage. Fine, first Buddhist council. अरे यार 483। नहीं, हाँ। जो महावीर की मदद थी, वो मदद से कैसे रिलेशन था? कुछ रिलेशन? हाँ। उनकी ऐसे समझो कि उनकी जो बुआ थी वो बिंबिसारा की पत्नी थी। ऐसे रिलेशन था, मैंने लिखवाया भी शायद ये। उनकी जो बुआ हैं, ऐसे समझो किनकी, महावीर जैन की। सो हिज हाँ अंकल थे मतलब। बेसिकली, हाँ, काइंड ऑफ। ओके, अच्छा इधर क्या हुआ? अजात शत्रु, देखो समय का पहिया जो है ना, सब यहीं मिलना है। अजात शत्रु ने क्या किया? he imprisoned and killed his father. Then Ajat Shatru was imprisoned and killed by his son Udayan in 461, and from 461 to 444 461 to 444 Udayan was the ruler. Udayan का important चीज़ ये थी that he founded the new city of Patliputra. Udayan founded the new, उदयना वो अलग है, ये अलग है। वो वाला कौन सा? अभी लिखवाया। वत्सा वाला वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। सो उदयन के बारे में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, दैट ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है। और द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वॉज नागदशक। लास्ट रूलर हमेशा ध्यान रखना, उसने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, लास्ट एंड फर्स्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। द फाउंडर एंड द लास्ट रूलर आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। भले ही लास्ट रूलर ने, जाहिर सी बात है, लास्ट रूलर ने कुछ भी नहीं किया तभी तो डायनेस्टी का एंड हो गया, लेकिन फिर भी उसका नाम जो है हमें ध्यान रखना है। नागदशक, पानी ठंडा ख़त्म हो गया यार। मौसम अजीब है, रात को ठंड लग रही है। ठंड इन द सेंस हवा चल रही है, इट्स काइंड ऑफ, हाँ। एंड सुबह इट इज़ चिलिंग, मतलब इट इज़ एट 5 o'clock इट इज़ वेरी गुड वेदर। you require small comforter in the somewhere around 5 AM, और इस टाइम आपको शदीद गर्मी लग रही है। तो इसी मौसम में बाहर निकल जाते हैं। हाँ बेटा, ख्याल रखना चाहिए।
ओके, द नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से लेके जो भी आपको कहानी मिलेगी, जो भी कहानी मिलेगी टिल बहादुर शाह ज़फ़र, हम एंशिएंट मिडिवल को हम अलग नहीं कर रहे हैं, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के, लेकिन हम बहादुर शाह ज़फ़र तक एक ही, बिम्बिसारा से लेके जो पूरी कहानी है वो सिर्फ एक ही बैलेंस पे टिकी हुई है, द पावर, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द रूलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स, द क्या कहा जाए, ब्यूरोक्रेसी, लेट्स से नोबिलिटी इन दैट केस. कभी राजा, जब राजा पावरफुल होगा तो वो कैसे पावरफुल बनेगा, नोबिलिटी को सप्रेस करके या नोबिलिटी को अपने साथ लेके. और फिर क्या होगा, जैसे ही राजा कमज़ोर होगा, नोबिलिटी पावरफुल होगी और वो राजा को हटा देगी. नागदशका की आर्मी में या एक ही वॉज, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में देयर वॉज एन अमात्य और एन ऑफिसर हुज नेम वॉज शिशुनाग. तो उसने जैसे ही देखा राजा कमज़ोर है, उसने जैसे ही देखा राजा कमज़ोर है, मिलिट्री कू करवा के कहानी ख़त्म. और यही नेचर रहा है, और ये आपको इंडियन पॉलिटिक्स में भी दिखेगा, ख़ास तौर पे आफ्टर जो एक हम बात करें ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ 80s 90s में, अर्ली 2000s में. वो क्यों हुआ? बाहुबली को जब ये दिखा कि यार ये विधायक और सांसद किस पे बन रहे हैं, मेरी वजह से बन रहे हैं. विधायक सांसद किसके दम पे बन रहे थे? बैलेट बॉक्स कौन लूट रहा था, लोगों को कौन धमका रहा था, इलेक्शन कौन मैनेज कर रहा था? बाहुबली. तो जब बाहुबली को 90s में और 80s, लेट 80s के बाद ये कहानी शुरू होती है, जब उसको ये दिखने लगा कि यार ये नेता तो मेरी वजह से बना है ना, तो क्यों ना मैं ही नेता बन जाऊं. कुछ बाहुबली सक्सेसफुल हो गए, कुछ मार दिए गए. कुछ एनकाउंटर्स भी हुए 90s में बाहुबलियों के, अभी भी होते हैं. वो इसीलिए क्योंकि जब उनको ये दिखता है कि आई एम बिगर देन दिस. कभी उसकी कहानी सुनना, श्री प्रकाश शुक्ला, यूपी एनकाउंटर, दिल्ली में हुआ था उसका एनकाउंटर, यूपी में भी नहीं हुआ था. उसने इंटरव्यू में सीएम को मारने की सुपारी उठाई थी, ऑन रिकॉर्ड. थाने में जाके थानेदार को मार दिया, थाने में जाके थानेदार को मार दिया था, कोर्ट के अंदर विधायक को मार दिया था. छोटी चीज बता रहे हो. सुपारी किलर नहीं था, इनको मेरे से भी नीचे लेके जा रहा. गुंडे उसको हेलो सर मालिक बोलते थे. एंड उस दौर में वो AK-47 लेके चलता था, तो उसकी गाड़ी अगर रोकी जाती थी तो सिर्फ ऐसे देखता था, जानते हो हम कौन है, और उसकी गाड़ी छोड़ दी जाती थी. आम पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता था उसको. ही वॉज द वन जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में STF का कंसेप्ट आया, स्पेशल टास्क फोर्स. यूपी में उससे 90s से पहले ही वॉज द वन जिसने क्रिमिनल क्राइम को ऑर्गेनाइज करा उत्तर प्रदेश में, और क्राइम में मोबाइल लाने वाला वो शख्स था. पुलिस के हाथ पैर फूल गए कि हम करें क्या. मोबाइल टेक्नोलॉजी तब हिंदुस्तान में नई थी, अर्ली 90s की बात है. और दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि अब एक क्रिमिनल जो है वो लेके घूम रहा था. दिल्ली में उसका इनकाउंटर हुआ था, फिर यूपी में कर भी नहीं पाए थे. कैसे हुआ था वो छोड़ दो, वो मोबाइल के चक्कर में था, मोबाइल के चक्कर. फिर उन्होंने ट्रैकिंग करी तो ही हैड गर्लफ्रेंड, और वो कुछ करता नहीं करता था, अपनी गर्लफ्रेंड से पर्टिकुलरली बात ज़रूर करता था. कह सकते हो लड़की और मोबाइल के चक्कर में मारा गया. तो वो पुलिस ने उसको उससे ट्रैक किया कि ये रोज़ यहाँ आता है, इससे बात करता है. तो क्योंकि वो बार बार नंबर बदल रहा था, लड़की का नंबर ट्रैक किया. और 90s में इंडियन पुलिस सिस्टम में ये बहुत बड़ी चीज़ थी.
मतलब पॉइंट केम व्हेन ही वाज, यार जो ये कह दे कि मैं सीएम को मारने की मैंने सुपारी ली, और ये पेपर की न्यूज़ थी, हेडलाइंस। दैट टू थिंग, वन मूवी, दिस वन मूवी, और पता नहीं क्यों लोग उस मूवी को वो नहीं करते हैं, तुम लोग ज़रूर देखना, सहर, 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 वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी ऑफ अरशद वारसी, और वो इसी पूरे प्रोसेस पे है। बिल्कुल देखना, मतलब एक ब्यूरोक्रेट को मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, जिसको एक एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट को ज़रूर वो मूवी देखनी चाहिए। है पूरी इसी कहानी पे, श्री प्रकाश शुक्ला के ही केस पे है, लेकिन उस पर वो सीरीज़ भी है Z5 पे, रंगबाज है, लेकिन वो डिटेल है, वो उसका कंसेप्ट अलग है, उसमें वो एक क्रिमिनल सेंट्रिक है। लेकिन आपको अगर ऑफिसर बनना है ना, मैं कहूँगा इस बार ज़रूर आने वाले 10-15 दिन में इस मूवी को कहीं से भी डाउनलोड करके देखो, बिल्कुल देखो यार, इट विल टीच यू अ लॉट, क्योंकि वो पुलिस, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रिक है, वो रंगबाज जो है वो क्रिमिनल सेंट्रिक है, उसमें उसको रंगबाज को एज अ लीड वो बताया है, लेकिन यहाँ पे एक पुलिस वाले का क्या परसेप्शन होता है, उसकी ज़िंदगी क्या होती है। IPS, many of IPS got killed in you know chasing him. Must watch. For every aspirant, this is a must watch. वो फिल्म हिट विट नहीं हुई है, बट और पर्सनली मैंने शायद उसको 15-20 बार देखी होगी। It is inspiring. It is inspiring. But हाँ, ऑफिसर को ऐसा होना चाहिए। It's a good movie. फाइन। सो जो हम बात कर रहे थे, यहीं से आया इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि वो बाहुबलियों को क्या लगने लगा, जब हम नेता बना सकते हैं और ये नेता हमारे दम पे संसद और जो है असेंबली पहुंच रहे हैं, तो हम ही क्यों ना पहुंच जाएं। एंड दस 90s विल सी अ राइज ऑफ क्रिमिनल्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंटरिंग इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। साउथ में भी तो हुआ, बहुत सारे हुए। वो ये ज़रूर है कि हाँ, नॉर्थ इंडिया में या मेन स्ट्रीम हिंदी मीडिया में वो इतना हाईलाइट नहीं होता, लेकिन साउथ में भी तो यही हुआ ना। लेकिन सप्रेस भी बहुत सारे, वही भाई, जब राजा स्ट्रांग होगा तो सप्रेस कर देगा। ये बैलेंस ऑफ पावर हमेशा से इंडिया में रहा, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी के पास वो पावर, आज़ादी के बाद ब्यूरोक्रेसी के पास वो पावर नहीं रहा कि वो राजा को ऊपर ले जाए। अब उसके हाथ बंद गए। पहले ब्यूरोक्रेसी के पास ये पावर था, वो किसी का लीडर हो ना हो, वो ब्यूरोक्रेसी अगर उसे एक्सेप्ट कर रही है। ब्यूरोक्रेसी हर दौर में अलग नाम से रही, कभी अमात्या, कभी महाअमात्या, कभी परसापा, कभी यार दिस, अरे यार दिस वन, I'm forgetting, जो राजपूत के टाइम पे था। चाहे वो रहे हों, चाहे अकबर के दौर में मनसबदार रहे हों, इक़्तिदार रहे हों, ज़मींदार रहे हों, जागीरदार रहे हों, अंग्रेज़ों के दौर में ICS हो गया। इनके बगैर देश नहीं चला। तो पिछले 3-3.5 हज़ार साल से अगर इस मुल्क में कुछ कांस्टेंट है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। इसीलिए इसकी एंट्री इतनी मुश्किल है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट समथिंग विच इज़ द ओनली कांस्टेंट फ्रॉम पास्ट 3 मिलेनियम्स। सब बदलता रहा। हम सल्तनत के दौर में देखेंगे कि जो गवर्नर्स थे या जो ब्यूरोक्रेट्स थे उस दौर के, जो नोबिलिटी थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था राजा कौन है, वो अपना काम करते रहे। राजा टोडरमल फॉर एग्जाम्पल, राजा टोडरमल वॉज फाइनेंस ऑफिसर ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अकबर का तो बाद में बने। अकबर टुक दैट लेट्स से कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी इनटू हिज एडमिनिस्ट्रेशन की, तुम इधर आ जाओ। उन्होंने अपना काम किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा राजा कौन है। और यही ब्यूरोक्रेट का, यही एक सिविल सर्वेंट का नेचर होना चाहिए। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि राजा कौन है। उसकी जो ड्यूटी है उसे वो करते रहना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देखो, फेमस दोनों के केसेस में हो गए। रिश्वत लेके भी फेमस हो गए, जी हुजूरी करके भी फेमस हो सकते हो, लेकिन इस फेमस होने में ना बड़े और छोटे इंसान का फ़र्क यही तो है। बड़ा कौन?
जो अपने छोटे से आगे, अपने छोटे व्यक्ति के आगे अपने आत्मसम्मान और ईगो को साइड कर दे, और अपने से बड़े के आगे अपने ईगो, अपने आत्मसम्मान को उल्टा करोगे तो तुम छोटे हो। कि छोटे के आगे तो दिखा दिया हाँ हम बड़े हैं, ठीक है, और बड़े के आगे जी हुजूरी कर रहे हो, खोखले हो। फिर बड़े के सामने मना करना बड़ी चीज़ है। और वो सिर्फ उतना नहीं, अपने से छोटे के आगे आपको हम्बल बन के रहना पड़ेगा। पुलिस में जाके गुंडागर्दी नहीं करनी, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आए हो कि गाड़ी पे लिखवा लिया पुलिस बदमाशी कर रहे हैं, फिर आपका अंजाम भी वैसे ही होगा। वास्तव देखिए, यही कहता ना आखिर में, जब वो होम मिनिस्टर को लगता है कि ये क्रिमिनल जो है मुझसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, बोले ख़त्म कर दो, और उसके एनिमी को बाहर निकाल कर ले आता है। हाँ, लेकिन अगर आप ईमानदार होगे ना, ट्रस्ट मी, सामने वाला आपसे डरेगा। वो कितना भी पावरफुल होगा, वो आपसे डरेगा। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री हैज टॉट अस। दैट इज द हिस्ट्री। So what happened here that Shishunag was the Amatya or officer or governor in Haryanka rule. नागदशका का वो ऑफिसर था, और इसने मिलिट्री कू करवा के शिशुनाग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, और इसने कुछ वक्त के लिए ग्रीवराज को ग्रीवराज को अपनी कैपिटल बनाया, और अपने बेटे को भेजा कहाँ? अपने बेटे को भेजा बनारस। अच्छा, हिज सन वाज काल अशोक। काल अशोक was his son, and it was so Patliputra as a city was founded by, अभी बताया यार, Udayan, and it was Kal Ashok who made Patliputra as the capital of Magध। तो काल अशोक ने क्या किया? पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। पाटलिपुत्र को क्या किया? कैपिटल बनाया। एंड ही कंडक्टेड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पलट के देख लिया इतनी देर में। यस, वैशाली। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अवंती का जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो शिशुनाग के दौर में हुआ। फाइन, ओके। फिर क्या हुआ? वही चक्का घूमा। नागदशका से विद्रोह करके, उससे रेबेल करके, उससे मिलिट्री कू करवा, उसके अगेंस्ट करके क्या हुआ था? ये बने थे, देयर वाज अ पैलेस रेबेलियन अगेंस्ट काल अशोक। काल अशोक के अगेंस्ट क्या होता है? एक रिवोल्ट काइंड ऑफ होता है, एंड दिस placed the Nanda dynasty on the throne, and this was the first, Nanda dynasty was the first non-Kshatriya dynasty. Nanda was the first non-Kshatriya dynasty, and 345 to 321, छोटा टाइम पीरियड। दो ही रूलर, महापद्मनंदा द फर्स्ट, एंड रादर यू कैन से महापद्मनंदा इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। एम्पायर शब्द अभी तक नहीं दिखेगा, लेकिन अब दिखेगा। हम कह रहे हैं रूलर रूलर रूलर, लेकिन जब हम एम्पायर कहते हैं ना, इट्स ह्यूज, इट्स समथिंग वी आर डिनोटिंग बिग। एंड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर यू कैन से
जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी फर्स्ट एम्परर कह सकते हैं क्योंकि वो और लार्जर उसमें था, लेकिन यहाँ पर वाई फर्स्ट ऑफ ऑल महापद्मनंदा हु इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी Mahapadmananda, who is the founder of this dynasty, he killed or rather murdered Kala Ashok to become the governor, to become the ruler. Okay. $340. एक सेकेंड, दिस इज 368 नॉट 345. रुक जाओ. ठीक है. अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई कि अब ये वो पीरियड है जब ग्रीक्स का आना शुरू होगा. ग्रीक्स पर्शिया तक आ चुके हैं. ग्रीक्स जो हैं वो, अलेक्जेंडर आएगा ना, बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे. अच्छा, the first ruler was Mahapadmananda and he, अच्छा, इनके ओरिजिन को लेके काफ़ी कुछ थ्योरीज हैं, क्योंकि ये नॉन क्षत्रिय थे तो कौन, फिर अगर ये क्षत्रिय नहीं थे तो कौन थे? नहीं, इनका कंटेक्स्ट जो आता है, इनको नंदाज आर कंसिडर्ड एज अधर्मिका. नो, टेक्निकली उनको कहा गया कि ये शूद्र ओरिजिन के. मल्टीपल थ्योरीज हैं, और वो क्योंकि शूद्र उससे बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ शूद्र का उससे बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने बिल्कुल चुन चुन के जो है क्षत्रियों को मारा. इसीलिए इनको कहा गया, इसे कहा गया सर्व क्षत्रियंतका. जोएल के लिए टंग ट्विस्टर. ये क्या लिखा? सर्व क्षत्रियंतका, एज इन सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला. फाइन, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय. इसी को टाइटल मिलता है एकरथ. इसी को टाइटल मिलता है एकरथ, दैट इज द सॉवरेन और द सोल सॉवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर प्रिंसेस. सोल सॉवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर प्रिंसेस. CESS नहीं है, सिंगल एस है. फाइन, लिख लो. हिज एम्पायर, ये महापद्मनंदा की बात हो रही है. द एम्पायर ग्रू अंडर हिज रीन. द एम्पायर grew under his reign. It ran from Kuru country in the north. It ran from Kuru country in the north to Godavari valley in the south. Godavari valley in the south, and from Magad in the east, and from Magad in the east to Narmada on the west. इसको तो मोर और लेस इसने जितना कुछ था यू कैन अंडरस्टैंड कि उसने कितना एक्वायर किया होगा. इसीलिए इसको एक और जैन टेक्स्ट में, पाली टेक्स्ट में कहा गया उग्रसेना. पाली टेक्स्ट में क्या कहा गया? उग्रसेना. उग्रसेना क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लार्ज आर्मी. ही हैड एन इन्फेंट्री ऑफ 2 लाख
cavalry of 60,000 and 6,000 war elephants. That was the size of his army. We are talking of what? We are talking of 4th century BC, and he's having a war elephants of 6,000 and so that is why such a huge army. Of course इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एक heavy taxation system जो है वो अप्लाई करना। अच्छा, ये क्योंकि ग्रीक आ गए थे तो इंडिया की इस हिस्ट्री का बहुत सारा मेंशन जो है वो ग्रीक टेक्स्ट में भी मिलता है। यहाँ से इंडिया की जो भी हिस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा मेंशन जो है इस टाइम पीरियड की वो हमें ग्रीक हिस्ट्री में भी मिलता है। अच्छा, इसके 9-10 बेटे थे, कहीं 8 आता है, कहीं 9 आता है, कहीं 10 आता है। किसके? महापद्मनंदा के। उसका एक उनमें से एक बेटा था, उसका नाम था धननंद। उसके एक बेटे का नाम था धननंद, ऑल्सो रिफर्ड टू एज एग्रमीज और जेंग्रमीज। एग्रमीज, नॉट एग्रमीज, सॉरी। Also called as agrames or xandrames in Greek texts. Fine. So no doubt he inherited a very huge army. So of course he was और एक तो जो अपर कास्ट थी, जो ऊपर के 3 वर्ण थे, क्योंकि इनका ओरिजिन शूद्र था, मोस्टली यही माना गया है कि इनका ओरिजिन जो है वो शूद्र था, और इन्होंने बेसिकली एक एंटी क्षत्रिय पॉलिसी ऑप्ट की। रिलीजन को ब्लेंड कर दिया किससे? क्या हो जाओगे? डिस्ट्रॉय। किसी ने भी किया हो, कभी भी किया हो, रिलीजन को पॉजिटिव नेचर में करो, नेगेटिव नेचर में करो, पॉलिटिक्स के साथ ब्लेंड करोगे तो वही होगा जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है। लेट देम डू दैट। मिडिल ईस्ट में भी तो यही है। इट्स ऑल रिलीजियस। इजराइल वॉन्ट्स टू मेक ग्रेटर इजराइल, सिंपल। अब वो एक अलग कहानी है, वो आज की नहीं है, वो बहुत ज़मानों की है। 2000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री है वो, कभी और किसी दिन डिस्कस करेंगे। और इसी एक एंटी क्षत्रिय या एक एंटी जो अपर वर्ण या सवर्ण जिसे हम कहते हैं, ऊपर के वर्णों के अगेंस्ट इनकी पॉलिसी। अच्छा, एक और चीज़ थी कि क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए था? पैसा। पैसा कहाँ से आता? वेरी गुड, टैक्स। तो इनकी जो एक्चुअली ये टैक्स भी नहीं ले रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था। हम यह कह सकते हैं कि बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन सच अ हाई ही रीच टू सच एन एक्सटेंट दैट अ टैक्स एक्सटॉर्शन वाज गोइंग ऑन। तो पब्लिक परेशान, क्षत्रिय परेशान, क्षत्रिय को जाने से, क्योंकि अब ब्राह्मण्स को तो मान नहीं रहा था, ये सत्ता ही हमारे हाथ में, कैसे मानेंगे। और इसी में वो क्या करता है, अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल उसको जो है वो ब्लेंड करके एक ब्राह्मण का अपमान कर देता है। ब्राह्मण का नहीं, टीचर का अपमान कर देता है चाणक्य। हाँ, वो एक डिपिक्शन है वो, लेकिन हाँ मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट शुरू हुई जिसमें चाणक्य वाज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड, उसको समझ में नहीं आया, ही वाज चाणक्य वहाँ से चला गया। चाणक्य वाज अ प्रोफेसर एट, आज के टर्म्स में कहें तो ही वाज अ प्रोफेसर एट तक्षशिला। ये वहाँ जाता है और वहाँ पर पब्लिक का रिसेंटमेंट भी था, और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है। यस, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है, यू विल टेक ओवर नाउ। एंड ग्रेजुअली यहाँ से जो है वो मगध। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, और एक्चुअली जो धननंदा का कंट्रीब्यूशन है इन इंडियन हिस्ट्री की, इसकी वजह से अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ा। द ओनली कंट्रीब्यूशन, अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो धनानंद है वो
उसके पास आर्मी इतनी बड़ी थी, और ये भाई साहब आ रहे थे मैसिडोनिया से, अलेक्जेंडर, ये मैसिडोनिया से आ रहा था। तो क्या हुआ, थक गए, और पता चला कि सामने छोटी मोटी आर्मी हो तो डील भी कर लें। 6000 वॉर एलिफेंट्स, 2 लाख की इन्फेंट्री, 60,000 क्या। पहली बार उसने हाथी देखे थे। ये नहीं, पहली बार नहीं देखे थे यार, ये ग्रीक्स के, ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट गलत है। आई विल प्रूव हाउ। हाथी देखने से ज़्यादा हाथियों के लेन देन पे इनके बहुत कुछ हुआ है। ये ग्रीक्स यहाँ से हाथी लेके ज़रूर गए थे, अब वो आगे चलेंगे। सो ग्रीक इन्वेजन को जो है इसने नॉर्थ वेस्ट तक ही रोका। फाइन, यहाँ तक कहानी रुकती है। बिफोर वी मूव ऑन टू द मौर्यंस, we'll talk about Persian and Greek invasion of India. है, तुम तो 5 तारीख को छुट्टी मनाओगे। गुड। मत का अधिकार, जाना, बिल्कुल जाना। हिसार में, सिटी फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, 4-5 शहर जो है वो उसने ही। पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये कहाँ से आ गया सर? पर्शियंस की क्या कहानी थी? ये फ्रॉम वेयर दे केम, I'll tell you. See, metro is going and that's shaking. Give you a feeling of an earthquake. Okay. सब बात करते हैं पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया की। Okay. पर्शिया एज एन ईरान, मॉडर्न डे ईरान। ईरान में अकेमेनिड एम्पायर की नींव रखी गई। ईरान में अकेमेनिड एम्पायर की नींव रखी गई। दिस वाज इन एंशिएंट ईरान एंड दिस वाज डन इन 550 BC। एंशिएंट ईरान में अकेमेनिड एम्पायर की नींव रखी गई इन 550 BC बाय साइरस द फर्स्ट। फाइन। और इसी के बाद अपना एक्सपेंशन करने के लिए, अच्छा वो कभी उस तरफ एक्सपैंड ज़्यादा नहीं कर रहे, वेस्ट की तरफ क्यों नहीं करे, और वो आज भी ईरान का एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ? सिर्फ मेरा, सिर्फ तुम्हारा हुआ? मैं बैच का था यार वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मैप ऐप आने लगे हैं। ईरान का वेस्टर्न साइड पे कौन से माउंटेन रेंजेस हैं? वेस्टर्न साइड ई से एल्ब्रूज, एटलस की तो बात ही नहीं। ईरान के वेस्टर्न साइड में कौन सा है? ईरान और इराक के बीच में अगर हम बात करें, ज़ैग्रोस। सर कौन सा है? तो क्या देख रहे थे मोबाइल में? ये ना मोबाइल मैं सही बता रहा हूँ, बैन करवा दूंगा क्लास में।
सो यस, तो वो कभी वेस्टर्न साइड क्यों नहीं, क्योंकि उनको माउंटेन रेंजेस हैं, ऊपर की तरफ जाओगे तो कैस्पियन सी है, फिर इधर नीचे की तरफ जाओगे तो माउंटेन्स हैं, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है, तो उनको इस तरफ से एक नेचुरल डिफेंस मिला तो कभी उस तरफ नहीं बढ़ते हैं, उधर से जो बढ़ेगा इस तरफ बढ़ेगा। अच्छा, इस तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में हमारे तरफ कौन था, गंधारा, कंबोजा, मदरा, ये वाले जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये इस दौर में 550 BC में ये आपस में लड़ रहे थे, एंड दिस गेव एन इन्विटेशन टू, when the kings are fighting amongst each other, the regional powers are fighting amongst each other, this gave invitation to whom, the bigger power, ki acquire us, not a formal one but yes। अच्छा, ये इस टाइम पे 550 BC में इट वॉज बिम्बिसारा हु वॉज रूलिंग एट मगध, ये उसके कंटेम्प्रेरी हम चल रहे हैं। फाइन। सो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को कौन सा, गंधारा, मदरा, मतलब पेशावर और वो वाला जो था, पाकिस्तान का भी नॉर्थ वेस्ट समझ लो, उस रीजन को साइरस ने अपने कंट्रोल में, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है साइरस ने अपने कंट्रोल में लिया। फाइन, मीन्स द ट्राइब्स which were living west of Indus, the tribes which were living west of river Indus, वो उसके कंट्रोल में आए। Then his grandson Darius I, his grandson Darius I, he conquered Punjab and Sindh। डेरियस वन ने कहाँ तक कब्जा किया, पंजाब और सिंध। डेरियस का बेटा था, ये नाम तुमने सुना होगा, जोएल बताओ कहाँ सुना, क्या सुना था? He was the king of Persia। तो Xerxes, वो कौन सी हुई थी, 300, यस, पहली वाली। तो Xerxes देखी, he is the same Xerxes। So he, instead of conquering towards further eastwards, उसका ध्यान गया ग्रीक की तरफ, उसका ध्यान किधर गया, ग्रीस की तरफ, और ये उधर मूव करा, ये इस तरफ नहीं आया। सो फाइन, सो ही वॉज हैविंग वॉर विद द ग्रीक्स, हु, Xerxes। अगर आप वो मूवी को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि उसमें एक जगह दिखाता है कि बड़े बड़े एलिफेंट्स और हॉर्सेज, और उसने कहा, वो बताता भी है कमेंट्री में कि फ्रॉम इंडिया दे गॉट, दिस इज़ हाउ दे गॉट। तो यहाँ हम इसीलिए, क्योंकि ग्रीक्स का पाला पड़ा था हाथियों से, और वो Xerxes के दौर में पड़ा था, तो अलेक्जेंडर हम नहीं कह सकते कि पहला जो उसने हाथी, हो सकता है उसने पर्सनली, लेकिन ग्रीक्स को पता था कि इस तरफ इस तरीके के बड़े एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉइंट लिख लो, इफेक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन इन इंडिया। इफेक्ट्स ऑफ पर्शियन इन्वेजन इन इंडिया। The Indo-Iranian contact lasted for around about 200 years. Lasted for about 200 years. It gave an impetus to Indo-Iranian trade and commerce. Iranian coins are also found in the northwest frontier. Iranian coins are also found in the northwestern frontier, which points to the existence of trade with Iran. Existence of trade
with Iran. Further, the Kharoshthi script was brought to Northwest by the Persians. Kharoshthi script is derived from the Aramaic script. Kharoshthi script is derived from the Aramaic script and is written from right to left. And is written from right to left. Probably, rock inscriptions used by Ashoka, inscriptions used by Ashoka in the 3rd century BC, were inspired by the Persian king, Darius. Full stop. The monuments of Ashoka's time especially bell-shaped capitals, and the preamble of Ashoka's edicts, 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 have a lot of Iranian influence. फिर क्या होता है 327 BC में BC में क्या होता है? अलेक्जेंडर का इन्वेजन. 327 BC, Alexander's invasion. So Alexander, he lived from 356 to 323 BC. Okay.
Visible? This was Alexander's empire. This is Greece. Mesopotamia, Persia, Iran, Egypt, almost. Why? कभी मैं देख रहा था कि अलेक्जेंडर ग्रेट क्यों है, इसलिए सी द साइज ऑफ हिज एम्पायर. स्कॉलर्स नहीं, ऑफ कोर्स उसके रीज़न है ना. सी द साइज ऑफ हिज एम्पायर. वन मोर, मतलब थोड़ा सा एक डिटेल्ड. और ये एम्पायर जो है ना वो, हाँ ये वाला देखो, दिस यू विल सी. ये उस टाइम पे देखो, नंदा डायनेस्टी वाज देयर. दिस इज ऑल द नो, उस दौर का सारा ट्राइबल कल्चर जो है वो इस मैप में. ये बहुत अच्छा मैप है. वर्ल्ड हिस्ट्री मैप्स में कभी देखोगे ना, थोड़ा सा इस पर ब्लर हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन साइज. यू विल फाइंड दैट all, you know, this Finnish, Germanic, you know, Celtic, बाद में चल के यही जो है Scythians, ये सारा. और लेकिन आप ये देखो यहाँ, ये ग्रीस, दिस इज ग्रीस, दिस होल रीजन एंड अप टू इजिप्ट. हाँ, बहुत छोटी एक वो थी. ऑफ कोर्स इफ ही हैज टू फाइट समवन लाइक, बट that is the reason why he is considered one of the greatest ruler. कोई तो reason होगा ना. What was his life? 33 years. He died at an age of 33. Still you remember him? हाँ, कह सकते हैं कि ये battles, major battles सारी जीता थे. यहाँ तो उसके आर्मी ने मना कर दिया था, तो वो बैटल हुई नहीं कभी. ठीक है. So Alexander became king of Macedonia. So his father was Philip of Macedonia. So he became king in 336 BC. उसके बाद अब वो क्यों इस तरफ आया? क्योंकि उसको बदला लेना था. कौन सा वाला? Xerxes वाला. क्योंकि Xerxes destroyed Greece. Xerxes destroyed Greece. अब उसको रिवेंज लेना था. उसको लगता था कि नहीं, मुझे पर्शियंस को तबाह करना है, और वो करता हुआ आया. सो नोट डाउन जस्ट. Alexander had conquered Asia Minor. Alexander had conquered Asia Minor along with Iran, Iraq, he had annexed whole of Persia. He had annexed whole of Persia by defeating the Persian king. Okay. By defeating the Persian king, Darius III. By defeating the Persian king, Darius III in the Battle of Arbela. In the Battle of Arbela, 330 BC. Alexander was attracted to India's wealth. Alexander was attracted to India's wealth. And marched to northwest. And marched to northwest India from Iran. And marched to northwest India from Iran. In northwest India, full stop. In northwest India, just before Alexander's invasion,
in northwest India just before Alexander's invasion, there were many small rulers. There were many small rulers like Ambhi of Takshila, and Porus of the region of Jhelum. And Porus of the region of Jhelum called as Hydaspes. Hydaspes is in Greek. तो झेलम को ग्रीक में क्या कहा जाता है? हाइडेस्पस. होमवर्क आपके लिए ये है कि कल आप सारी नदियों के ग्रीक नाम बताएंगे मुझे. सारी एज इन पंजाब वाली जो है, मतलब इंडस, वहीं तक तो वो आए थे ना, तो मोस्टली उन्होंने उन सबको ग्रीक नाम दे रखे हैं. कल बता. उनकी लैंग्वेज, जैसे उनकी लैंग्वेज में जो था ग्रीक में क्या कहा गया उसे, जैसे हिंदू से सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से इंडिया हो गया, इंडस नहीं निकला, जिससे सिंध नहीं निकला उसने इंडस कह दिया, इंडस से इंडिया हो गया, इंडिया से दैट इज भारत हो गया. इंडिया इज बेसिकली द रीजन विच वॉज वेस्ट ईस्ट ऑफ इंडस. उस रीजन को कहा जाता था. ठीक है. अंग्रेज़ों ने मतलब एंग्लिसाइज्ड वर्जन है उसका ये, लेकिन क्योंकि इंग्लिश ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो इंडिया फेमस हो गया. एंड द वर्ड हिंदू इन इटसेल्फ डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिलीजन, इट इज़ अ जियोग्राफिकल नोशन. हाँ, वही तो इंडिया हुआ ना. सिंध के, अच्छा, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट एस है उसका प्रोनाउंसिएशन ह है. वो सिंधु की जगह हिंदू कहते थे, तो वो सप्त सिंधु नहीं कहते थे, वो हप्त हिंदू कहते थे, बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज. दिस इज मोर ऑफ अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन. फाइन. हाइडेस्पस. आगे लिखो. Ambhi accepted Alexander's sovereignty. Ambhi accepted Alexander's sovereignty, but Porus put up a valiant but unsuccessful fight. Battle of Hydaspes. But Porus put up a valiant but unsuccessful fight. Full stop. Alexander was so impressed by Porus's fight that he granted him his territory back. अच्छा, इसमें मल्टीपल थ्योरीज हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उसने उसकी टेरिटरीज जो है उसे वापस थोड़ी बहुत दे दी थी, बट वो क्योंकि तो उसने तो एक्सेप्ट कर ली थी. टेरिटरी तो उसी के पास थी, लेकिन सोवरेनिटी उसने ग्रीक एक्सेप्ट कर ली थी. अलेक्जेंडर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय, क्या लिखा हमने, पोरस's फाइट दैट ही ग्रांटेड हिम बैक हिज टेरिटरी, because it is not sure whether Porus accepted the lordship or not. हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो दोनों कॉन्टेक्स्ट में अलग रेफरेंस मिलता है. एंड दिस इज नोन एज बैटल ऑफ हाइडेस्पस. ये जो बैटल हुई ना अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, दैट इज बैटल ऑफ हाइडेस्पस. देयर आफ्टर Alexander's army crossed river Chenab. Thereafter, Alexander's army crossed the river Chenab and annexed the tribes between Ravi and Chenab. And annexed
and annexed the tribes between Ravi and Chenab. But his army refused to cross the river Beas and revolted. But his army refused to cross the river Beas and revolted. Full stop. Alexander was forced to retreat in 326 BC. Alexander was forced to retreat in 326 BC. On his way back, he died at Babylonia or Babylon. On his way back, he died at Babylon in 323 BC. मल्टीपल थ्योरीज हैं बेटा. कोई कहता बीमार पड़ गया था, सारी थ्योरीज है. दो दैट वाज अ नेचुरल डेथ फर्स्ट ऑफ ऑल. अल्लाह अगर ये नहीं पता था कि वो नेचुरल डेथ इंड्यूस्ड थी, पॉइजन के थ्रू हुआ था, कोई कहता मलेरिया हो गया था, कोई कहता कुछ हो गया था. But he died at an age of 33. Okay. In northwestern India, after full stop. In northwestern India, Alexander left 4 of his generals in northwestern India. Alexander left 4 of his generals in charge of 4 regions. In charge of 4 regions. One of them being Seleucus Nicator. Seleucus Nicator I. One of them being Seleucus, Seleucus. Seleucus Nicator the first, who would later trade his territories who would later trade his territories in the Indus Valley, who would later trade his territories in Indus Valley with Chandragupta Maurya. दामाद बेटी की मैट्रिक, सीधी बात है, तो लड़ लो, शादी कर लो. इंडस वैली विथ चंद्रगुप्त मौर्य. अब कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है सर. हेलेना. हाँ. Eudamus, EUDAMS. Eudamus was the last general of Alexander in India. Eudamus was the last general of Alexander in India. After Alexander's death, the Greek kingdom splitted in 321 BC. The Greek kingdom splitted in 321 BC. Change the paragraph. Alexander's invasion augmented political unification in northern India under the Mauryas.
augmented political unification in northern India under the Mauryas. After the invasion, there was a direct contact between India and Greece. There was a direct invasion. After the invasion, there was a direct contact between India and Greece. Post the invasion, there were Indo-Greek rulers. In the northwestern part of India. The Greek impact on Indian art can be seen in which school of art? Name 3 schools of Indian art. Rohit, means you know something. गलती पे कोई वो थोड़ी है. म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ. क्लासिकल, हिंदुस्तानी, कर्नाटक, वो म्यूज़िक का क्लासिफिकेशन है. समर्थ, अभी मत बोलना ये भी नहीं पढ़ा जो बताने वाला हूँ. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. याद आया? Yes, the Greek impact will be on the Gandhara School of Art. क्या करते हो यार? Greek impact on Indian art can be seen in the Gandhara School of Art. So this was all about Persian and Greek invasion. इतना ही था, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें. Now let us talk about what? Yes, the Mauryan Empire. The Mauryan Empire. सर ये शायद रशियन, इनकी भी थ्योरीज है. मौर्यन एम्पायर अलग अलग डेट्स हैं, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड डेट इज 321 to 184. अलग अलग डेट्स हैं, कहीं 326 भी आता है, कहीं 320, लेकिन अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद ही हैं ये. ठीक है. Okay. So
पक्के में हरिराम है, हैंड्रेस कियोस्ट, आई थिंक सो। ये मौर्यंस आए कहाँ से? अब पहला सवाल जो आता है वो यही आता है कि मौर्यंस का ओरिजिन की जब हम बात करें, सो हु वाज द लास्ट नंदा रूलर? यू आर फ्रॉम दिल्ली? यू आर फ्रॉम लखनऊ से हो? यूपीएससी प्रिपरेशन में ना एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाए सारी कोचिंग्स के द्वारा तो सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। मंथली अटेंडेंस और मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके घर जानी चाहिए। ये पेरेंट्स शुड नो। जैसे होता है ना ACR होती है ना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऐसी है कि ACR मंथली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट घर पहुंचनी चाहिए सबके। अपने आप सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। बेटा अभी पढ़ाया मैंने, कहाँ ध्यान है? अच्छी चीज़ है। स्कूल और कॉलेज में आके थोड़ा सा एक फ्रीडम क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का कोई टेंशन नहीं है। स्कूल में टेंशन रहता था ना, 2 महीने बाद पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो आना ही पड़ेगा। घर चला जाता था बच्चा अपसेट। मैसेज घर चला जाता था कि आज बच्चा अपसेट है। उससे क्या हो जाता? बच जाते थे। Who was the last Nanda ruler? हाँ अभी लिखवाया ना। So of course हमने देखा कि धननंदा was highly unpopular because of his oppressive tax regime. And there was one more thing that after Alexander's invasion, ये हमने अलेक्जेंडर वाले पॉइंट में भी लिखा है कि नॉर्दर्न इंडिया में एक ज़रूरत महसूस हुई that there should be a political unification of northern and northwestern India. क्योंकि वो बार बार हो रहा था, पर्शियंस आ रहे थे, इंडो ग्रीक्स आ रहे थे, भी हम और डेवलपमेंट देखेंगे। एंड आफ्टर अलेक्जेंडर दैट रीजन वॉज ब्रॉडली रूल्ड बाय इंडो ग्रीक्स। इसमें कौन कौन थे वो हम पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ में अलग देखेंगे। फाइन। सो व्हाट हैपेंड दैट चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के बाद पहले सेल्यूकस निगेटर को, उसका जो गवर्नर था, उसके साथ डील करी, नॉर्थ वेस्ट में अपने आप को कंसोलिडेट किया। एंड इन 321 BC with the help of course politically astute Brahmin Kautilya, he took the throne from Dhananand. He took the throne from Dhananand. अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं कि इनके ओरिजिन के बारे में, when we talk about the origin of, अगेन ग्रीक सोर्सेज, क्योंकि अब ग्रीक हिस्ट्री भी लिखी जा रही थी, ग्रीक सोर्सेज बताते हैं दैट मौर्याज आर ऑफ they were of non-warrior lineage. मौर्याज को क्या कहा गया? अच्छा, अब इसको लेके भी अलग अलग थ्योरीज हैं। जो हिंदू सोर्सेज हैं, या जो हिंदू हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है दैट ही वॉज अ डिसाइपल, अ स्टूडेंट ऑफ कौटिल्य, बट वॉज बॉर्न but he was you can say born to a lower caste woman, possibly a Shudra woman, possibly श्योरिटी नहीं है किसी की भी। चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू सोर्सेज मानते हैं। अच्छा, ग्रीक ने क्या कहा? ये जो नॉन वॉरियर लीनिएज है, ये किसने कहा? ग्रीक। फाइन। अच्छा, बुद्धिस्ट सोर्सेज जो हैं, उन्होंने कहा नहीं, ही वॉज अ क्षत्रिय। बुद्धिस्ट सोर्सेज ने क्या कहा? दैट ही वॉज अ क्षत्रिय।
ओके, ठीक है. So, but whatever, the most widely accepted notion is that he was an orphan who was raised by Kautilya. जो most widely accepted notion है वो ये है that he was an orphan who was raised by Kautilya. Fine. So 324 BC में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो यहाँ से चला जाता है, रिट्रीट कर देता है. एंड इस चीज़ का बेनिफिट कौन उठाता है? इस चीज़ का बेनिफिट उठाता है चंद्रगुप्त मौर्य. और वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि तक्षशिला में था, वहाँ पे कुछ जो ग्रीक रूल्स रीजन्स थे उनको ये डिफीट करता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है. फाइन. कौटिल्य वॉज द स्ट्रैटेजी, चंद्रगुप्त मौर्य एग्जीक्यूटेड इट. सिंपल सी कहानी दोनों के बीच ये चल रही थी कि कौटिल्य जो भी स्ट्रैटेजी बताता था, चंद्रगुप्त मौर्य उसे क्या करता था, उसको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट जो है कर लेता था. इवन दे हैड डेवलप्ड एन आर्मी ऑफ देयर ओन. और नाउ वंस दे वर सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्ट, वो ईस्टवर्ड्स मूव करना शुरू करते हैं. कहाँ? मगध की तरफ. He defeated Dhananand in a series of battles. It was not just one battle in which he defeated, because Dhananand की आर्मी भी बड़ी थी, उसका एम्पायर भी बड़ा था. So he defeated Dhananand in a series of battle. Fine. Okay. 305 BC में he entered into a treaty with Seleucus Nicator. कौन? चंद्रगुप्त मौर्य. He entered into a treaty with Seleucus Nicator, and लिख लो, in which Chandragupta acquired Balochistan, eastern Afghanistan, and the region to the west of Indus, Chandragupta also married Nicator's daughter, Helena नाम था ना? हाँ. Nicator's daughter Helena. Full stop. In return, Nicator got 500 elephants. In return, Nicator got 500 elephants. Full stop. Nicator avoided a full-scale war. With the mighty Chandragupta. And in return got war assets. That would lead him to victory against his rivals in the Battle of Ipsus. In the Battle of Ipsus, 301 BC.
Chandragupta led a policy of expansion Chandragupta led a policy of expansion and brought under one control almost the whole of present India. Almost the whole of present India, barring a few places like Kalinga and extreme south. Barring a few places like Kalinga and extreme south. Full stop. He abdicated the throne in favor of his son Bindusara. He abdicated the throne in favor of his son Bindusara. And went to Karnataka with the Jain monk Bhadrabahu. And went to Karnataka with the Jain monk Bhadrabahu. आगे की कहानी आपको पता है कि क्या हुआ? भद्रबाहु. मिलता है? लिखना शुरू कर दिया बगैर पूछे, सर ये क्या लिखा? यस, दिस इज सैंड्रोकोटोस is his Greek name. So Greek text में he is referred as Sandrokotos. So Chandragupta Maurya 321 to 297 BC. Next was his son Bindusara. Next was his son Bindusara 297 to 273 BC. (297 to 273 BC), also called as Amatragatha. Also known as Amitragatha, or in Greek Amitrocatus. In Greek Amitrocatus. दो चीज़ें बस ध्यान रखना, क्योंकि अच्छा ग्रीक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी हुई थी। अच्छा, उस ट्रीटी के तहत देयर विल बी अ ग्रीक एम्बेसडर इन द मौर्यन कोर्ट। उस ट्रीटी का एक एलिमेंट क्या था जो वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुई, दैट देयर विल बी अ ग्रीक एम्बेसडर इन मौर्यन कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इट वॉज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वॉज एम्बेसडर ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन बिंदुसारा के टाइम पे ही चेंज द ग्रीक एम्बेसडर एंड इट हिज टाइम इट वॉज डेमियाकस। वॉज डेमियाकस। ठीक है।
Ashoka was not the eldest son of Bindusara, but he was appointed as governor of Ujjain. क्योंकि अभी हम यहाँ पे जब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और उसको देखेंगे तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम जितने भी एम्पायर्स, मेजर एम्पायर्स पढ़ेंगे उसमें पहले हम उनके राजाओं को पढ़ेंगे, फिर ओवरऑल उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजियस जो भी स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, ट्रेड, उसको अलग से देखेंगे. सो दिस इज़ हाउ वी विल गो. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कौन किसके बाद था, किसने क्या मेजर काम किया, पहले उसको देखेंगे एंड देन विल रिटर्न टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिक्स एंड सो ऑन. अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसके बारे में हमको समझना होगा, द चीफ मिनिस्टर एंड teacher of Chandragupta Maurya. So Chanakya was chief minister in Bindusara's court as well. Chanakya was chief minister. So he was a Brahmin by birth and his other names are Kautalya and Vishnugupta. Why I am telling the characters of any particular important individual, because अब इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन से पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करने के से वो कह सकते हैं. फाइन. What is his most important contribution? अर्थशास्त्र. अच्छा, अब अर्थशास्त्र के साथ थोड़ी सी इशू है. Basically, Arthashastra is not just economics. It is about warfare, it is about administration, it is about economics, statecraft, military strategy, whatnot. एक नोट लिखो. Arthashastra was rediscovered by R. Shama Shastri. R. Shama Shastri. R. Shama Shastri. R. 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 Dot. हाँ. R. Shama Shastri. In 1905, after it had disappeared, in 12th century, the work contains 15 books. The work contains 15 books and 180 chapters. The main theme is divided into number 1, King, Council of Ministers and Department of Government. King, Council of Minister and Departments of Government. Next, Civil and Criminal Law. Third, Diplomacy of War. Next, it also contains information on trade and markets, method to screen ministers, spies, duties of the king, ethics, social welfare,
एग्रीकल्चर, माइनिंग, मेटलर्जी, मेडिसिन, फॉरेस्ट, एट्सेट्रा। पूरा यूपीएससी का सिलेबस हो गया। पूरा यूपीएससी सिलेबस हो गया। 15 सब्जेक्ट, 180 किताबें। यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस पूरा। फाइन, स्टॉप हियर। सो कल हम बात करेंगे अशोका, फाइन, एंड देन टुमारो विल कंटिन्यू विथ मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, फ्राइडे, सैटरडे वी विल हैव एन एक्सटेंडेड सेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। सो इस हफ्ते आपका एंशियंट जो सो कॉल्ड है डिमार्केशन विच इज अप टू गुप्ता एम्पायर। अगले हफ्ते मिडिवल, 3-4 दिन लगेंगे मिडिवल कंप्लीट करने में। और है ही क्या उसमें, तुम लोगों को फारसी तो सिखानी है मुझे थोड़ी सी, उसमें थोड़ा नाम ऐसे ही। बस। और है क्या उसके अंदर, उससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। 2-4 अल्फाजों के मतलब ही तो पूछ रहे हैं वो। नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बहुत आएगा तो मनसबदारी से सवाल आ जाएगा, या ये टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है। सी यू टुमारो, सी यू एट 5 फॉर हिस्ट्री, सी यू टुमारो। फाइन, थैंक यू।